इज एमपीपीएससी? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से ये चीज़ सोच के रखते हैं कि हमको एमपीपीएससी करना है, हमको स्टेट सर्विस में जाना है। अगर आपने एमपीपीएससी का नाम पहले सुना है और इसकी तैयारी करने की आप सोच रहे हैं, तो आज मैं कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है एमपीपीएससी के बारे में वो शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले एमपीपीएससी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन या एमपीपीएससी एक ऐसी एजेंसी जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। और ये एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है, अलग अलग सिविल सर्विसेज और डिपार्टमेंटल पोस्ट जो है उनके लिए। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम होता है। एमपीपीएससी से ना सिर्फ स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस बल्कि और भी बहुत सारी सर्विसेज जैसे मेडिकल सर्विस वगैरह के लिए भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टेट सर्विस की बात। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो है, एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, वो दो एग्जाम के लिए होती है। एक सिंगल एग्जाम होता है दो एग्जाम के लिए, वो है स्टेट सर्विस और दूसरा है फॉरेस्ट सर्विस। हालांकि जो मेंस एग्जाम है या मुख्य परीक्षा है वो दोनों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन प्रीलिम्स जो है वो दोनों के लिए एक ही होता है। स्टेट सर्विस के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए एक ही प्रीलिम्स होता है। नेक्स्ट, आपको 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम जो है वो देना होता है और तीनों ही स्टेज आपको क्वालिफाई करनी होती है अगर आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम चाहिए। तो पहली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज को कहते हैं मेंस और तीसरी को कहते हैं इंटरव्यू। अगर आप ये दोनों स्टेजेस क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद ही आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगा। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है? देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स जो है ना वो होता है ओएमआर बेस्ड। जो ओएमआर शीट्स होती है वो उसके थ्रू एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए और उसमें से सही वाले को मार्क करना पड़ता है। एंड आई गेस ये बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी। तो ये पहली स्टेज होती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होते हैं। और दूसरी स्टेज जो है वो होती है मेंस की। मेंस का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि आप अपने स्कूल टाइम में क्वेश्चन का आंसर लिखते थे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उसी तरीके से इसमें भी आपको लिखना होता है, ठीक है। दोनों का सिलेबस जो है वो डिफाइंड है ऑलरेडी, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और मेंस के जो मार्क्स है वो ऐड होते हैं आपके फाइनल रिजल्ट में। तो अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाए और फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए। नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप एलिजिबल है। तो एलिजिबल होने के लिए क्या करना है कि ग्रेजुएशन जो है वो इसमें डिमांड किया गया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए एमपीपीएससी का। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज को ही यहाँ पर एलिजिबल माना गया है। फिर दूसरी चीज, या तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर आप अपने फाइनल ईयर में हो। तो फाइनल ईयर में आप कब एग्जाम दे सकते हैं? अगर फाइनल ईयर में आप प्रीलिम्स जो है उसके लिए एलिजिबल होते हैं, प्रीलिम्स जो है वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके बाद आपको भरना होता है मेंस का फॉर्म। और मेंस का फॉर्म भरने के पहले ये ज़रूरी है कि आपका जो कॉलेज है या ग्रेजुएशन है उसका रिजल्ट आ जाए और उसकी मार्कशीट, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड होती है मेंस का फॉर्म भरने के लिए। और इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट भी हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद तो भी रिजल्ट के पहले आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा मेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। फिर जो टेक्निकल डिग्री वाले होते हैं या मैनेजमेंट डिग्री वाले होते हैं, तो जो यूजीसी से, देखिए यूजीसी नहीं है, राज्य सरकार का जो व्यवसायिक या तकनीकी उपाधि जो है उसके समकक्ष परीक्षा हो या उसके समकक्ष जो है एग्जाम हो तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है।
फिर है एज लिमिट। एज लिमिट एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप तैयार है 21 साल के पहले, लेकिन आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, पर 21 साल के पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो नोटिफिकेशन आता है उसमें तारीख दी होती है, जो यूजली 1 जनवरी होती है उस साल की। और यहाँ पर 21 साल जो है वो मिनिमम एज आपकी होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी होना चाहिए, 40 ईयर्स। तो यहाँ पर भी कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि गैर वर्दीधारी जो पद है तो उनके लिए 40 साल एज लिमिट रखी गई है, अपर एज लिमिट, ठीक है। और वर्दीधारी जो पद है उनके लिए 33 साल रखी गई है। मिनिमम जो एज है दोनों के लिए 21 ईयर्स ही रखी गई है। अब जो गैर वर्दीधारी पद हैं उनमें आपको 5 साल तक का छूट मिलती है। किन लोगों को? जो SC ST OBC, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाएं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष है। आयु सीमा में छूट 5 वर्ष है। लेकिन ये एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है मध्य प्रदेश के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए ही ये छूट दी गई है। जो मध्य प्रदेश के बाहर के अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको किसी तरीके की एज लिमिट में छूट नहीं मिलेगी। चाहे आप SC ST में आते हो या फिर आप महिला हैं, आपको छूट नहीं मिलेगी अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकेंड चीज जो है, वर्दीधारी जो पद है उनमें जैसा हमने देखा कि मैक्सिमम एज लिमिट है 33 ईयर्स, लेकिन छूट मिलने के बाद कितना हो जाता है वो हो जाता है 38 ईयर्स। और भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए भी यहाँ पर एज लिमिट प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पर हमने बेसिक जो है वो जानकारी डिस्कस की है MPPSC के लिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन जो है उसमें कौन कौन सी पोस्ट दी गई है MPPSC में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।